नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और न्यूज नाइट में आज हम ताजा तरीन खबरों की तो बात करेंगे ही साथ बात होगी आम बजट 2025 की कि किस तरह से यह बजट मध्यम वर्ग के लिए तमाम फायदों का बजट है और क्यों इसको मध्यम वर्ग का, मिडिल क्लास का बजट आखिर क्यों कहा जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। आपको बताएंगे कि किस तरह से जो इसके विभिन्न सेक्टर्स हैं, चाहे वो कृषि की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो और चाहे दूसरे क्षेत्र हों, किस तरह से ये प्रभावी बनेंगे देश के विकास को गति देने में और कैसे इसमें मध्यम वर्ग की भूमिका होगी, युवा का आखिर क्या मायने हैं, किस तरह से इस बजट के जरिए हम आगे बढ़ेंगे, ये भी आपको बताएंगे। और जब बात होती है नए टैक्स रिजीम की और बात इस बात की होती है कि 12 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो आखिर कैसे होगा यह संभव, यह भी हम आपको न्यूज नाइट में समझाने की कोशिश करेंगे, आपको बताएंगे अपने टैक्स एक्सपर्ट के जरिए। ये सारी बातें होंगी। उसके अलावा दिल्ली में चुनाव है तो वो खबरें अछूती नहीं रह सकती हैं। किस तरह से दिल्ली की सियासत सिर चढ़कर बोल रही है और आरोप प्रत्यारोप अभी भी लगातार लगाए जा रहे हैं सभी दलों की ओर से। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ नमूदार हैं जनता के बीच में जाकर के। इससे जुड़ी हुई खबरें बताएंगे। तो बात होगी उत्तर प्रदेश के सियासत की भी, जहां पर अयोध्या में एक दलित बालिका की रेप के बाद की गई हत्या अब सियासत का रंग ले रही है। क्या है यह खबर, इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हेडलाइंस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष, कहा तिनके की तरह बिखर रही है झाड़ू। दिल्ली में जनसभा को किया संबोधित, मध्यम वर्ग को राहत महसूस कराने वाले बजट को सराहा। दिल्ली में राजनीतिक दलों के दिग्गज नेताओं का प्रचार में लगा जमावड़ा। भाजपा का आम आदमी पार्टी पर उनके भ्रष्टाचार को लेकर तीखा हमला जारी। वाल्मीकि समाज ने आप के प्रचार वाहन को निशाने पर लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में सपा पर माफियाओं के साथ खड़े होने का लगाया आरोप। कहा महिलाओं पर हुई घटनाओं में शामिल होते हैं सपा के लोग। अवधेश प्रसाद के रोने की घटना को बताया महज नौटंकी। महाकुंभ में बसंत पंचमी पर सोमवार को होगा अमृत स्नान। अखाड़ों के डुबकी लगाने का टाइम टेबल हुआ जारी। श्रद्धालुओं के स्नान की सुविधा के लिए प्रशासन ने किए विशेष इंतजाम। और भारत ने लगातार दूसरी बार जीता अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप। फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से दी शिकस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम के खिलाड़ियों को दी बधाई। तो सबसे पहले बात दिल्ली के सियासत से शुरू करते हैं, जहां चुनाव प्रचार चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के चुनाव प्रचार को धार देते हुए आरके पुरम में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनाने का आह्वान तो किया ही, साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे होने और लगातार झूठ बोलने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी के विधायकों के पार्टी छोड़ने का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि वोटिंग से पहले ही झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली चुनाव में भाजपा के प्रचार अभियान को और धार दी। आरके पुरम की विशाल जनसभा में पीएम ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। पीएम ने कहा कि बसंत पंचमी के साथ ही मौसम बदलना शुरू हो जाता है। 5 फरवरी को दिल्ली में विकास का नया बसंत आने वाला है। पीएम ने कहा कि आपदा पार्टी ने दिल्ली के 11 साल बर्बाद कर दिए। आम आदमी पार्टी के विधायकों के पार्टी छोड़ने का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि वोटिंग से पहले ही झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं। आपदा के लीडर्स उसे छोड़कर जा रहे हैं। ये जान चुके हैं कि ग्राउंड पर जनता आपदा से कितना नाराज है, कितनी नफरत करती है। दिल्ली के लोगों के गुस्से से आपदा पार्टी
इतनी घबरा गई है कि हर घंटे झूठी घोषणाएं कर रही है। ये बात अलग है कि दिल्ली की जनता के सामने आपदा वालों का नकाब उतर चुका है। प्रधानमंत्री ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर पूर्वांचल के लोगों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि जिनके अपने शीश महल होते हैं उन्हें दूसरों की झुग्गी और 2 BHK नहीं दिखते। मैं आपको एक और गारंटी देता हूं, ये आपदा वाले अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। जनहित की जो योजनाएं दिल्ली में चली आ रही है, कोई भी जनहित की योजना को बंद नहीं किया जाएगा। पीएम ने बजट में सभी वर्गों के लिए किए गए प्रावधानों का विस्तार से जिक्र किया। पीएम ने दिल्ली के लिए भाजपा के संकल्पों का भी उल्लेख किया। आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पीएम ने कहा कि जिन्होंने दिल्ली को लूटा है उनको लौटाना ही पड़ेगा। उर्मिलेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करेंगे दिल्ली में चुनाव प्रचार के सुपर संडे की। आज लगातार प्रचार रहा और जहां सोमवार को शाम तक यह चुनाव प्रचार थम जाएगा। आपको पता है कि दिल्ली में 5 तारीख को वोटिंग है, ऐसे में 3 तारीख की शाम तक चुनाव प्रचार हो सकता है। और ऐसे में दोनों दलों के, बल्कि यह कहा जाए कि तीनों दलों के दिग्गज नेताओं ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। राजनीतिक दलों के तमाम दिग्गज नेता जनता के सामने उनके दरबार में नमूदार रहे और इस प्रचार में बीजेपी का आप पर भ्रष्टाचार वाला जो एक लगातार जिस तरह से वो वार हो रहा है वो लगातार जारी रहा। और उसके साथ ही साथ आम आदमी पार्टी ने भी खुद को डिफेंड करने की कोशिश की। बार बार ये कहती रही कि हमको एक बार और मौका दीजिए और जो हम बचे हुए वादे हैं उसको भी पूरा करेंगे। लेकिन जनता बिल्कुल दम साध कर इस पूरे चुनाव प्रचार को देख भी रही है, समझ भी रही है और वोट करने के लिए तैयार हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सत्ता जनता किसके हाथ में सौंपेगी, इसके लिए बुधवार का दिन निश्चित है। लेकिन इससे पहले भाजपा, आप और कांग्रेस के नेता चुनावी बिसात को अपने पक्ष में करने के लिए जी जान से प्रचार में जुटे हुए हैं। दिल्ली के चुनाव में भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। उसने अपने पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों तक को चुनाव प्रचार में उतार दिया है। पार्टी के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने अलग अलग जगहों पर भाजपा का प्रचार किया। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं और सभी पर भाजपा के सांसद हैं। बीजेपी के सांसद न सिर्फ अपने संसदीय क्षेत्र में बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी पार्टी का प्रचार करने में जुटे हैं, जहां वे सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इस बीच भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि आपदा की सबसे बड़ी संपदा भ्रष्टाचार है, चाहे वो शराब नीति हो, दिल्ली जल बोर्ड हो या फिर डीटीसी बसों का घोटाला हो। आपदा की सबसे बड़ी संपदा भ्रष्टाचार है, चाहे वो शराब नीति, एक्साइज पॉलिसी को लेकर जो भारतवर्ष का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया हो, चाहे दिल्ली जल बोर्ड को लेकर लगभग 29,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया हो, और चाहे डीटीसी बसेस को लेकर घोटाला किया हो, या फिर चाहे स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम के निर्माण के नाम पर करोड़ों का घोटाला और कैमरे लगाने के नाम पर करोड़ों का घोटाला किया हो, इन सब घोटालों का पर्यायवाची है आम आदमी पार्टी आपदा। केंद्रीय मंत्रियों राजनाथ सिंह, अश्विनी वैष्णव और चिराग पासवान ने दिल्ली की जनता से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। ये नेता जनसभा करने के साथ ही लोगों से मिलकर भी
बीजेपी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। दिल्ली के सभी निवासियों ने बहुत स्पष्ट भाव से मन बना लिया है कि दिल्ली को आपदा से मुक्त करना है और दिल्ली का जो भाईचारा, दिल्ली का जो कल्चर है, दिल्ली की जो ऐतिहासिक परंपरा है, उसको फिर से लौटाना है और दिल्ली को विकास की गति पे विकसित दिल्ली बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कमल के फूल पे ही इस बार वोट देने का लोगों ने मन बना लिया है। इस बीच वाल्मीकि समाज और दलित पंचायत के सदस्यों ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने वहां से गुजर रही आम आदमी पार्टी की चुनाव प्रचार वैन को निशाने पर लिया। इधर दिल्ली की सत्ता पर तीसरी बार काबिज होने की राह ढूंढ रही आम आदमी पार्टी भी प्रचार में पूरी ताकत झोंके हुए है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र से आप उम्मीदवार मनीष सिसोदिया के समर्थन में रोड शो किया। पार्टी के अन्य नेताओं ने भी विभिन्न जगहों पर जनसभाओं और रोड शो के जरिए जनता से वोट मांगा। इस बीच आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आप ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रही है। पूरी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की एक आंधी सी बन गई है और उस आंधी में बीजेपी जो है वो बुरी तरह से ख़त्म होती जा रही है। बीजेपी की दिन ब दिन सीटें कम हो रही हैं और आम आदमी पार्टी अपनी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है। नई दिल्ली सीट पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भाजपा के प्रवेश वर्मा और कांग्रेस के संदीप दीक्षित से कड़ी चुनौती मिल रही है। वहीं कालकाजी भी हॉट सीट है, जहां से मुख्यमंत्री आतिशी उम्मीदवार हैं। इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा ने रोड शो किया और कहा कि आम आदमी पार्टी ने अगर लोगों को रोजगार दिया होता, महंगाई खत्म की होती, तो उन्हें शत्रुघ्न सिन्हा को बुलाकर वोट नहीं मांगने पड़ते। फिल्मी सितारे शत्रुघ्न सिन्हा को बुला बुला के वोट मांग रही है। अतिशी मरलीना काम किया होता, रोजगार दिए होते, महंगाई खत्म की होती, तो शत्रुघ्न सिन्हा को बुलाकर वोट नहीं मांगना पड़ता। कांग्रेस के दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी दिल्ली में कई जगहों पर अपनी पार्टी के लिए प्रचार किया। दिल्ली में सोमवार की शाम को प्रचार खत्म हो जाएगा और बुधवार को मतदान होगा। ऐसे में सभी पार्टियां अंतिम चरण में प्रचार में जी जान से जुटी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और सभी पार्टियां अंतिम दिनों के लिए, अब केवल सोमवार को चूंकि चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, तो पूरे जी जान से जुटी हुई हैं। और प्रचार का क्या है हाल, किस तरह से चल रहा है चुनाव प्रचार, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता मौजूद है। अमरेंद्र से जानेंगे दिल्ली का हाल। अमरेंद्र, किस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है और अंतिम बार जिसको कहते हैं कि अब 24 घंटे से भी कम वक्त बचा रह गया है, शाम 5-6 बजे तक खत्म हो जाता है चुनाव प्रचार सोमवार को, किस तरह से चुनाव प्रचार है, क्या कुछ देख रहे हैं? और आरोप प्रत्यारोप अभी खत्म नहीं हुए हैं, तमाम जो वीडियोज और तमाम इस तरह की जो चीजें हैं वो भी वायरल हो रही हैं। निखिल, देखिए, दिल्ली के दंगल में जो है आज का दिन एक सुपर संडे के तौर पे जाना जा सकता है, जहां सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार के अंतिम समय में पूरी ताकत झोंक दी है। और अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 65 सभाएं की है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा जो आरके पुरम में हुई है वो एक ऐतिहासिक मानी जा सकती है, क्योंकि आपने देखा कि 29 जनवरी, 31 जनवरी और आज 2 फरवरी को प्रधानमंत्री की तीसरी अहम एक रैली थी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर जनता को यह बताया कि किस तरह से झाड़ू के तिनके इस समय अलग हो रहे हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी जो नाकामियां हैं उनको लेके मुद्दा बनाया। और प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि जिस तरह से भाजपा की नीतियां हैं और संकल्प से सिद्धि तक पहुंचने की जो विजन है उसके साथ वो काम कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली की जनता को इस बार जो है आपदा की सरकार को उखाड़ के फेंक देना है और भारतीय जनता पार्टी का कमल जो है वो खिलना चाहिए, इस तरह की बात प्रधानमंत्री ने की। इसके अलावा अगर बात करें सभी राज्यों के जो भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, यानी कि 5 बड़े राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी यहां पे संबोधित किया। इसके अलावा डेप्यूटी सीएम, इसके अलावा बात करें तो केंद्रीय मंत्रियों ने भी लगातार जनसभाएं की और डोर टू डोर
कैंपेन करके ठीक है। जनता के जी। बीच में यह मैसेज देने का प्रयास किया कि किस तरह से दिल्ली जो है लगातार विकास के रास्ते पर नहीं चल रही है, लिहाजा ऐसे में दिल्ली में डबल इंजन की सरकार होगी तो जो चुनौतियां अभी तक रही हैं उस चुनौतियों को आपदा से हटाकर और दिल्ली विकास के रास्ते पर बढ़ेगा। इस तरह की बात भी आज देखने को मिली। और मैं आपको बता दूं कि आज का जो दिन है इसे कह सकते हैं कि एक कयामत की रात है, क्योंकि आज आखिरी रात है और कल जो है शाम को 5 बजे जो है चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में अभी रात में काफी समय तक जो है सभी पार्टियों ने प्रबुद्ध जनों के साथ बैठकर बैठकें की हैं, डोर टू डोर कैंपेन किया है और लोगों से संपर्क करके उनके पक्ष में मतदान करने की बात की है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी है। इसके अलावा निखिल अगर बात करें तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी लगातार आज चुनाव प्रचार किया और लगातार आम आदमी पार्टी की नाकामियों को मुद्दा बनाते हुए उनके पक्ष में जो है वोट मांगने की अपील की है। और उन्होंने बताया कि जिस तरह से 2013 से पहले दिल्ली थी कांग्रेस में, शीला दीक्षित के समय में जो दिल्ली थी वो विजन के साथ वो लेकर आगे बढ़ेंगे। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के दिग्गज जो नेता हैं वो लगातार जनता के बीच में आज गए और उन्होंने भी अपने पक्ष में जो है वोट मांगा और लगातार वो यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार उनके लोगों को परेशान कर रही है। और जो आरोप प्रत्यारोप का दौर जो पिछले दिनों में आपने देखा कि यमुना से लेके और सारे मुद्दे इस चुनाव में देखने को मिले, अभी तक वो सारे मुद्दे इस चुनाव में अभी देखने को मिल रहे हैं। और कल जब अंतिम दिन होगा तो यह आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। लेकिन दिल्ली की जनता ने इस बार जो 10 साल 11 साल की जो आम आदमी पार्टी की जो सरकार की नाकामियां हैं उसको भी समझा है। और जनता के बीच में जब हम जाते हैं तो जनता ये बताती है कि उनको क्या एक्सपेक्टेशंस है, तो कहीं ना कहीं जनता ने अपना मन बना लिया है। और दिल्ली की 1,55,00,000 जो मतदाता हैं वो कहीं ना कहीं जो दिल्ली के 696 मतदाता जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत का जब फैसला ईवीएम में लॉक करेगी तो ये वो मुद्दे होंगे। और जो विजन के साथ जिस तरह से वादे हैं। अमरेंद्र थोड़ा ठहर जाइए, अमरेंद्र थोड़ा ठहर जाइए। मैं कुछ और भी पूछना चाह रहा हूं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इस बार आपने देखा होगा कि ये जो चुनाव जो है ये बहुत अलग रहा है और आपने देखा कि अंतिम दिनों में किस तरह से जब यमुना का मुद्दा उठा तो एक अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आए। उन्होंने तमाम दूसरे आरोप लगाने शुरू किए और उसके साथ ही साथ अब वो कांग्रेस और बीजेपी के वोटरों को संबोधित कर रहे हैं कि आप वोट दे देंगे तो दिक्कत आ जाएगी। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल डरे हुए हैं? निश्चित तौर पे निखिल, जिस तरह के लगातार पिछले 4 दिन से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के जो ट्वीट हैं उनको पढ़िए। उन्होंने साफ तौर पर कई ट्वीट में ये लिखा है, अगर अरविंद केजरीवाल हार जाएगा तो आपको 25,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा। और बाकायदा उन्होंने कैटेगरी वाइज उस ट्वीट में लिखा है कि आपको बिजली से कितना फायदा होता है और टोटल करके उन्होंने 25,000 का एक फॉर्मूला दिया। और ये लगातार ये कई दिनों से, पिछले 4 दिनों से लगातार आम आदमी पार्टी के प्लेटफॉर्म से और केजरीवाल के प्लेटफॉर्म से इस तरह के ट्वीट हैं। और जो बयान है, देखिए दिल्ली में यमुना जो है हमेशा से ही राजनीति का केंद्र रहा है और जो लेकिन एक बड़ी राजनीति अरविंद केजरीवाल ने कही और एक जिम्मेदार दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं और पार्टी के संयोजक है, उन्होंने जो बात कही यमुना में जहर मिलाने वाली, इस पर भी बैकफुट पे है। क्योंकि लगातार 11 साल आपकी सरकार रही और आपने अभी तक यमुना पॉल्यूशन तो छोड़िए, दिल्ली में जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको भी हल नहीं किया। तो कैसे आप दूसरी पार्टियों पर आरोप लगा सकते हैं? क्योंकि लगातार सरकार आपके पास है, बिल्कुल। लगातार ये जब बात होती है, लगातार फंड आ रहा है, दिल्ली की सड़कें गड्ढे से युक्त हैं। तो जी बिल्कुल। और जब बात होती है कि डरने की, तो ऐसा लगता है कई बार अमरेंद्र कि वो जनता को डराने की भी कोशिश कर रहे हैं कि जब मैं नहीं रहूंगा या अगर दूसरी पार्टी की सरकार आ गई, बीजेपी की सरकार बन गई तो आपको इतना नुकसान हो जाएगा। तो इससे लगता है कि वो न सिर्फ खुद डरे हुए हैं बल्कि डराने की भी कोशिश कर रहे हैं। और ये जो आरोप है कि यमुना के पानी में जहर मिला दिया, ये शायद दुनिया में इस तरह से कि नदी के पानी में जहर मिलाकर एक राज्य के लोगों को मारने की कोशिश की गई, इस तरह का जो आरोप है शायद पहली बार दुनिया में लगाया गया होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया, आप लगातार इस पूरे चुनाव प्रचार पर नजर बनाए हुए हैं, आगे भी हम अपडेट्स लेंगे। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे कि आखिर ये जो बजट आया है ये किस तरह से मध्यम वर्ग के लिए एक खुशखबरी लेकर आया है और क्यों कहा जा रहा है कि ये जो बजट है ये मिडिल क्लास के लिए बल्ले बल्ले वाला बजट है। सब ड्रामा है। हिमाचल में गारंटी दी थी
कि महिलाओं को हर महीने 1500 देंगे, कोई वादा पूरा नहीं किया। अभी की दिल्ली सरकार भी ऐसी है। पंजाब में भी झूठ बोला। तो और क्या ऑप्शन है? मोदी जी की डबल इंजन सरकार हमारे यूपी की तरह, एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, असम और लगभग पूरे देश में मोदी जी ने वादे पूरे किए। अगर दिल्ली में भी उनकी सरकार लानी है तो 5 फरवरी मौका है। विकसित दिल्ली मोदी की गारंटी। 5 फरवरी को कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और अब बजट की चर्चा होगी। बात करेंगे बजट 2025 की। अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाली कृषि आधुनिकता और तकनीक के समावेश से अर्थव्यवस्था के विकास का प्रमुख इंजन बन चुकी है, जिससे विकसित भारत के निर्माण में और गति आने के साथ बढ़ा जा सके। बजट 2025 में वित्त मंत्री ने उसी का खाका पेश किया और बताया कि किस तरह से कृषि का जो बजट है ये देश को आगे लेकर जाएगा, और सिर्फ आगे लेकर नहीं जाएगा बल्कि साथ चलेगा, जिसमें किसान, अन्नदाता जो है और जो मध्यम वर्ग है उन सब की पौबारा होने वाली है। विकसित भारत के 4 अमृत स्तंभों गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को ध्यान में रखते हुए बजट 2025 में शामिल योजनाओं से कृषि क्षेत्र लहलहाता हुआ नजर आया, तो वहीं किसान भी खुशहाल नजर आ रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में देश की विकास यात्रा को गति देने वाले 4 प्रमुख इंजनों की भूमिका पर जोर दिया। वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र के विकास और उत्पादकता में वृद्धि के उपायों की घोषणा करते हुए किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने का प्रस्ताव रखा। बजट 2025 में कृषि क्षेत्र के लिए जिन बातों का जिक्र किया गया है उनमें प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, 100 जिलों के 1,70,00,000 किसानों को मिलेगी मदद, 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन, तूर, उड़द और मसूर पर विशेष फोकस, जलवायु अनुकूल बीजों के विकास पर ध्यान, केसीसी ऋण सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए, 7,70,00,000 किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को मिल सकेगा ऋण, बहुक्षेत्रीय ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम की शुरुआत, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में मिलेगी मदद। पहले चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को किया जाएगा कवर। कपास किसानों के लिए कपास उत्पादकता मिशन होगा शुरू। 5 वर्षीय मिशन से कपास के लाखों किसान होंगे लाभान्वित। मत्स्य पालन में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप पर फोकस। EEZ और गहरे समुद्र में मछली पालन को मिलेगा बढ़ावा। असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाला यूरिया संयंत्र। यूरिया उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मिलेगा बढ़ावा। मखाना किसानों के लिए बिहार में मखाना बोर्ड का होगा गठन। मखानों के उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन में आएगा सुधार। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन की शुरुआत। बीजों की 100 से अधिक किस्में वाणिज्यिक स्तर पर होंगी उपलब्ध।
इन तमाम घोषणाओं से कृषि और किसानों को संपन्न, समृद्ध और सशक्त बनाने में मदद मिलेगी, जिनसे किसानों का विश्वास और कृषि का विकास विकसित भारत की नींव को और अधिक मजबूती देते हुए नजर आएंगे। नई दिल्ली से मुकुल शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो हमारे अन्नदाता किसान जो है वो विकसित भारत की नींव को और भी मजबूती देते हुए नजर आएंगे। इस तरह का हमारा बजट आया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब, किसान, युवा और नारी शक्ति के विकास की प्रतिबद्धता एक बार फिर दोहराई। पीएम ने कल पेश बजट को इसी की प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ही है जो मिडिल क्लास को सम्मान देती है, ईमानदार टैक्स पेयर्स को पुरस्कार देती है। पूरा मिडिल क्लास कह रहा है कि यह बजट भारत के इतिहास में मिडिल क्लास के लिए सबसे फ्रेंडली बजट है। पहले बजट आना है सुनकर के 5 दिन पहले मध्यम वर्ग की नींद उड़ जाती थी और बजट आने के बाद साल भर वो सो नहीं पाता था। ये बजट ऐसा आया है, हिंदुस्तान का हर परिवार खुशियों से भर गया है, उमंग से भर गया है। मैंने कल कहा कि ये बजट मिडिल क्लास की जेब भरने वाला बजट है। दिल्ली के मिडिल क्लास परिवारों की जेब में भी इस साल हजारों करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आने वाले हैं। और हम इस टैक्स पर किस तरह से ये जब हम बात करते हैं कि मध्यम वर्ग खुशहाल हुआ है, आपने देखा होगा कि इससे पहले जब सरकारें आती थी, बजट आता था, तो एक बात का रोना सभी का रहता था कि आखिर मध्यम वर्ग क्या सिर्फ टैक्स देने के लिए है और उसी के पैसे से देश चलता है। ये इस तरह की बातें कई बार सामने आती थी, लेकिन इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि जो बजट आया है और जब प्रधानमंत्री मोदी इस बात की प्रतिबद्धता जताते हुए नजर आते हैं कि हम केवल मिडिल क्लास का ध्यान रखते हैं, केवल ऐसे हम हैं, हमारी पार्टी है जो मिडिल क्लास का ध्यान रखती है, हमारी सरकार ध्यान रखती है, तो वो नजर आता है। नजर इसलिए आता है कि इस बार का जो टैक्स स्लैब है उसको अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, तो ये सीधे तौर पर दिखाएगा कि ये किस तरह से मिडिल क्लास को समर्थन देने वाला, और इसीलिए कहा जा रहा है कि मिडिल क्लास की बल्ले बल्ले। नया टैक्स स्लैब अगर हम आपको बताने की कोशिश करें 2025-26 का, ये जो कल बजट आया उसमें 0 से 4 लाख तक, पहले ये 3 लाख तक का स्लैब था, वो भी हम आपको दिखाएंगे। इस पर 0% टैक्स है। 4 से 8 लाख तक पर 5% टैक्स है। 8 से 12 लाख पर 10% टैक्स है। 12 से 16 लाख पर 15% टैक्स है और 16 से 20 लाख पर 20% टैक्स है। 20 से 24 लाख तक 25% टैक्स है और 24 लाख से ऊपर जो है वो 30% टैक्स इस बार की बात कही गई है। लेकिन यह कहा जा रहा है कि इस बार 12 लाख तक पर टैक्स पर कोई पैसा, यानी कि जो 12 लाख तक की आय है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, हम पहले आपको पुराना जो टैक्स स्लैब है वो दिखाते हैं, उसके बाद आपको कंपेयर करके बताएंगे। 0 से 3 लाख का था, जो 4 लाख का टैक्स स्लैब इस बार बना है वो 0 से 3 लाख का था, वो उस पर कोई टैक्स नहीं था, 0%। 3 से 7 लाख 5%, 7 से 10 लाख 10%, 10 से 12 लाख 15% और 12 से 15 लाख 20%, 15 लाख से ऊपर 30%। आप देख रहे हैं कि इस बार 24 लाख से ऊपर जो है वो 25% का टैक्स लगा हुआ है। अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर किस तरह से ये जो टैक्स स्लैब नया वाला आया है, यानी कि इस बार जो कल जो बजट में आया है वो किस तरह से डिफरेंट है। बजट का हाल, मध्यम वर्ग खुशहाल। पहले सबसे हम आपको बताते हैं कि मध्यम वर्ग किस तरह से इससे खुशहाल रहा है। बजट का फोकस जो है वो सरकारी खजाना भरने पर नहीं है, नागरिकों की जेब भरने पर है। और इसी वजह से है कि जो नया टैक्स रिजीम लेकर आया गया है उसमें ये आप देख सकते हैं नागरिकों की बचत कैसे बढ़े, कैसे उनका जो सेविंग्स है वो कैसे बढ़े और वे देश के विकास के भागीदार कैसे बने, इस पर इस बजट में जोर दिया गया है कि किस तरह से उनकी बचत को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। नई कर प्रणाली से मध्यम वर्ग को फायदा, 12 लाख तक की आय टैक्स फ्री होगी। इसको अभी हम आपको समझाते हैं कि ये 12 लाख तक की आय टैक्स फ्री कैसे होगी, क्योंकि आपको लग रहा होगा इस पर तो कुछ प्रतिशत टैक्स की बात कही गई है, लेकिन वो टैक्स फ्री है। दरअसल मकान मालिकों को बड़ी राहत दी गई है। 2 घरों को सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखाकर टैक्स छूट
लाभ मिल सकेगा। पहले सिर्फ एक घर अगर होता था तो उसको दिखाया जा सकता था कि वो सेल्फ ऑक्युपाइड है, लेकिन अगर आपके पास 2 घर हैं तो उसको भी सेल्फ ऑक्युपाइड दिखा करके टैक्स छूट से लाभ होगा। इसका सीधा फायदा जो है वो मध्यम वर्ग को मिलेगा। मकान मालिक संपत्तियों के वार्षिक मूल्य को शून्य के रूप में दावा कर सकते हैं। जाहिर तौर पर जब दोनों में वो सेल्फ ऑक्युपाइड दिखाएंगे तो शून्य का दावा कर सकते हैं और इस तरह से उनको सीधे सीधे बचत होगी। किराए की आय पर अब टीडीएस 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया, यानी कि जो टीडीएस लगता था पहले टैक्स डिडक्शन एट सोर्स 10%, वो अब 6 लाख तक का अगर आपको उससे आय होती है, जो मकान मालिक है उनको होती है, तो उस पर उसके बाद उस पर टीडीएस लिया जा सकेगा। तो इसका सीधा फायदा जाहिर तौर पर किराएदार और मकान मालिक दोनों को मिलेगा। बैंक एफडी पर टीडीएस की सीमा बढ़ गई है, जो अब 50,000 तक की ब्याज आय पर टीडीएस नहीं है, यानी कि पहले जो 40,000 रुपए तक की थी उसको बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया। अगर आप बैंक में एफडी करते हैं और उससे जो इंटरेस्ट पर अगर आपको जो पैसा मिलता है वो 50,000 रुपए तक पर, उस पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। आवासीय परियोजनाओं का पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए के नए स्वामी कोष पार्ट 2 की घोषणा की गई है। जो आवासीय योजनाएं जो रुकी हुई थी, आप अक्सर देखते होंगे कि ऐसे लोगों के लिए बार बार कहा जाता था कि भाई हमारा तो मकान अभी लटक गया है, हमारा प्रोजेक्ट लटक गया है, तो ऐसे के लिए स्वामी पार्ट 2 दिया गया है। उनको भी, जो मिडिल क्लास सबसे ज्यादा इसमें फंसता था, उसके लिए भी यह राहत का एक पैकेज आया है। कुछ चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है और कस्टम ड्यूटी घटाने का सीधा असर हुआ है कि बहुत सारी चीजें सस्ती होंगी। सीधा फायदा मध्यम वर्ग को मिलेगा। कौन कौन सी चीजें सस्ती हुई है ये भी हम आपको बताते हैं। सीधा फायदा मध्यम वर्ग को है इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल और टीवी सेट्स और तमाम सारी चीजें हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान 36 जीवन रक्षक दवाएं, सीधा मिडिल क्लास को इससे भी फायदा होगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियां, मोबाइल फोन, कैंसर की दवाओं समेत कई चीजें सस्ती हो गई हैं। तो जाहिर तौर पर इनका सबसे ज्यादा उपभोग जो करने वाले लोग थे वो गरीब या मिडिल क्लास था और उनको सीधे तौर पर इसका फायदा होगा। शिक्षा के क्षेत्र में बजट बढ़ा दिया गया है, मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में जाहिर तौर पर सबसे ज्यादा एक जो एजुकेशन का हमारा जो एक पार्ट रहता है घर के बजट में, वो लगता है बच्चों की शिक्षा पर या उच्च शिक्षा पर, वो उसको कम कर दिया गया। अगले 5 वर्षों में पीएम अनुसंधान फेलोशिप योजना के तहत 10,000 फेलोशिप का प्रावधान है। 10,000 फेलोशिप्स दी जाएंगी पीएम अनुसंधान फेलोशिप योजना के तहत। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि न सिर्फ शिक्षित नागरिकों को बढ़ाने की जरूरत है, यानी कि जो पूरे हमारे सिटीजन्स हैं उनको न सिर्फ शिक्षित बनाया जा रहा है, उनको शिक्षित करने में मदद की जा रही है और उसके साथ ही साथ उनको स्किल्ड बनाया जा रहा है कि जो एक हमारी पूरी पॉपुलेशन तैयार हो, आने वाली जनरेशंस तैयार हो, वो शिक्षित भी बने, स्किल्ड भी बने। इसके लिए सारी तैयारियां की जा रही हैं और इसलिए इस बजट पर इस पर फोकस किया जा रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि मिडिल क्लास का बजट है। युवाओं को मेक फॉर इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड विनिर्माण के लिए कौशल युक्त बनाया जाएगा, जिसको हम स्किल्ड बनाने की बात कर रहे हैं। तो वो वर्ल्ड लेवल पर स्किल्ड हो सकेंगे और पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर सकते हैं। भारत की विकास गाथा में, भारत की विकास यात्रा में ये युवा शामिल हो सकते हैं स्किल्ड होने के बाद। शिक्षा के लिए एआई में उत्कृष्टता का केंद्र 500 करोड़ रुपए में स्थापित किया जाएगा। एआई की भूमिका लगातार बढ़ रही है, तो एआई की उत्कृष्टता का केंद्र जिसमें स्किल किया जाएगा युवाओं को और तमाम लोगों को, उसके लिए 500 करोड़ रुपए की लागत से ऐसा केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह भी युवाओं के लिए एक जिसको कहना चाहिए बूस्टर डोज होना चाहिए आज के समय में जब हम आधुनिकता और तकनीक की बात करते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, स्वास्थ्य सेवाएं बहुत महत्वपूर्ण है। एक बड़ा जो बजट का चंक है वो स्वास्थ्य सेवाओं में जाता है। हम अपने घर की बजट की बात कर रहे हैं, तो जब सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के बजट की बात कही है तो इसको समझने की जरूरत है। बुनियादी ढांचे और अनुसंधान के विस्तार से मध्यम वर्ग को सीधा सीधा बड़ा फायदा मिलने वाला है। बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, नए अस्पताल होंगे और उसके साथ ही साथ उसमें सुविधाएं बढ़ेंगी। तो जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बढ़ने वाली है और उसका सीधा फायदा मध्यम वर्ग को। जिला अस्पतालों में 200 डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित किए जाएंगे। किस तरह से फायदा होगा उसके कुछ एग्जांपल्स हमने प्लेस करने की कोशिश की आपके सामने। जिला अस्पतालों में 200 डे केयर केंद्र, कैंसर से जुड़े हुए जो डे केयर केंद्र हैं उनको स्थापित होंगे। कैंसर देखभाल की पहुंच में काफी सुविधा होगी और कैंसर का जो इलाज है वो अपने आप में काफी खर्चीला, काफी महंगा होता था और उसके बाद जो डे केयर हुआ करता था वो बहुत खर्चीला होता था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वो भी अब एक जिसको कहते हैं कि बहुत ज्यादा जो बर्डन था लोगों पर वो कम हो सकेगा। कैसे मिलेगी राहत जिसकी हम बात कर रहे थे, ये देखिए 4 लाख रुपए तक 0% है, जिसको हमने शुरू में समझाने की आपको कोशिश की थी। 4 लाख से 8 लाख पर 5% टैक्स पड़ेगा, यानी कि ये केवल 20,000 रुपए तक का होगा। 20,000 रुपए टैक्स के लग गए। 8 लाख से 12 लाख पर 10% जिसकी हम बात कर रहे थे वो 40,000 रुपए टैक्स लग गए। कुल टैक्स की देनदारी जो है वो 60,000 रुपए हुई। 12 लाख रुपए तक पर कुल टैक्स की देनदारी 60,000 रुपए हो गए। अब अगर आय 12 लाख के बराबर या 12 लाख से कम है, लेस देन और इक्वल टू
12 लाख, तो छूट जो है वो 60,000 की मिल रही है। इस पर जो 87A सेक्शन है इनकम टैक्स का, उसके तहत 60,000 की छूट मिल जा रही है। तो आपकी जो कुल देनदारी हो रही है वो 60,000 की हो जा रही है, और जो आपकी छूट है वो भी 60,000 की हो जा रही है। तो कुल मिलाकर आपका, जब हम कह रहे हैं कि 12 लाख तक पर शून्य आपको पैसा देना होगा, शून्य टैक्स देना होगा, तो वो इसी तरह से होता है। अब हम इस पर अपने मेहमानों के जरिए समझने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर ये जो ये देखिए, एक और टैक्स स्लैब हमने आपको दिखाने की कोशिश की है, और हम आपको बताएंगे कि किस तरह से। दरअसल यहां पर हम अपने एक मेहमान को भी आमंत्रित करना चाहेंगे और उनको बुलाएंगे और उनके जरिए इसको और विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस पूरी चर्चा में, हम अपनी चर्चा को भी आगे बढ़ाते हैं, और हमारी जो पूरी चर्चा है उस पूरी चर्चा में दो खास मेहमान, अश्विनी महाजन और नवीन वाधवा। नवीन वाधवा साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मैं उनसे कहूंगा कि वो हमारे साथ आए यहाँ पर इस वॉल पर, और ये आप आ जाइए यहाँ पर, और इसको बताने की कोशिश हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। ये जो टैक्स स्लैब है, ये आप देख रहे हैं, हमारे दर्शकों को किस तरह से बताएंगे कि ये जो 8 लाख, जैसे आप पुराना आप देख रहे हैं ना कि 8 लाख पर ये वर्तमान में जो है ये 30,000 है, जो प्रस्तावित वो 20,000 है, 10,000 का लाभ मिल रहा है, 12 लाख तक 20,000 तक का लाभ मिला है। जो पुराना और नया, मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों के लिए एक्सप्लेन करें कि छूटा कैसे है, छूट जो है हमको वो कैसे मिल रही है। तो कल फाइनेंस मिनिस्टर ने दो बातें बताई थी। एक तो अगर आपकी 12 लाख तक की इनकम है तो आपकी इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। आपका जो स्लैब रेट है वो आज भी 4 लाख है। पहले ये डाउट क्लियर कर दे, आज भी 4 लाख का ही स्लैब रेट है। लेकिन अगर आपकी इनकम 12 लाख या 12 लाख से कम है तो आपके पास कोई टैक्स नहीं है। और जो ये छूट है ये 87A रिबेट की वजह से है। ठीक है, एक छोटी सी अगर हम लोग कैलकुलेशन को समझे, अगर आपकी 10 लाख की इनकम है जी, पूरे बजट से पहले और बजट के बाद आपके टैक्स के अंदर 42,500 रुपए की आपको टैक्स के अंदर छूट मिली है जी। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज मिला। अगर हम 10 लाख को बढ़ा के हम लोग 15 लाख लेके जाते हैं तो आपका ये जो सेविंग है वो 34,500 का है। और 20 लाख पे यही आपका टैक्स सेविंग 85,000 का है। तो एक तो बात ये होगी कि 12 लाख से इनकम अगर कम है तो आपको 87 रिबेट के तहत इसमें मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपकी 12 लाख से ज्यादा इनकम आपकी चली गई तो आप 87 रिबेट के लिए आप एलिजिबल नहीं होते, आपको रिबेट नहीं मिलती है। लेकिन जो नए टैक्स रेट आए उसके बावजूद भी आपका टैक्स सब्सटेंशियली कम हो रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 20 लाख का, अगर आपकी 20 लाख की इनकम है, बजट से पहले और बजट के बाद आपका आज के डेट में 85,000 रुपए कम टैक्स आप पे कर रहे हैं, जो कि आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं सरकार आपको 7,000 रुपए आपके खाते में डलवाएगी 1 अप्रैल से, अगर आपकी इनकम सेम रही तो भी। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज दिया गवर्नमेंट ने। यानी कि 12 लाख तक का टैक्स फ्री हो गया, उसके बाद जो कैलकुलेशंस आई उसमें भी 85,000 का फायदा है। हम जैसे मैंने बोला अगला 8 लाख जो हो रहा है, जो अगला 8 लाख उसमें पूरा 85,000 का टैक्स बच रहा है जी। मुझे 10 साल हो गए बजट कवर करते हुए, हमेशा सिर्फ मैं बताता आपको कितना टैक्स एडवांटेज होगा, मैं पहली बार बता रहा हूं कि मुझे कितना टैक्स एडवांटेज होगा। तो हर बंदे को, अगर आप हाई इनकम ब्रैकेट में आते हैं तो कम से कम 1 लाख रुपए आपकी टैक्स सेविंग हो रही है, हर साल आपकी टैक्स सेविंग हो रही है। इससे बड़ा बजट मैंने आज तक नहीं देखा। तो पहली बात तो ये, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी एक इंपॉर्टेंट बात है जो लोगों को समझनी चाहिए कि जो 87A की जो रिबेट मिलेगी वो आपको तभी मिलेगी जब आपकी नॉर्मल इनकम है। नॉर्मल इनकम क्या होती है? 2 तरीके की हमारी इनकम होती है, एक होती है नॉर्मल इनकम, एक होती है स्पेशल इनकम। स्पेशल इनकम जैसे आपका कैपिटल गेन हो गया, आपने कोई घर बेचा, आपने कोई शेयर्स बेचे, आपने बिटकॉइन बेचा, आपने कोई ऑनलाइन गेम खेला जिससे आपको विनिंग हुई, इसमें आपको 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। ये इनकम आपकी टैक्सेबल होगी पहले वाले रेट से ही, मतलब जो 4 लाख और 8 लाख जो अभी नए रेट्स हैं उस पर टैक्सेबल होगी, उसमें आपको रिबेट नहीं मिलेगी। एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मुझे हाईलाइट करना था। अच्छा, इसके अलावा एक सवाल और जहन में आता है बार बार कि जब आप इतनी टैक्स छूट दे रहे हैं, 12 लाख रुपए कमाने वाले को, तो यानी 1 लाख रुपए जो महीने में कमा रहा है उसको टैक्स नहीं देना है। और उसके अलावा जब बात होती है कि इतने सारे, आपने बताया 20 लाख रुपए कमाएंगे तो भी 85,000 रुपए, तो ये क्या जो ओवरऑल जो टैक्स नेट है वो कम हो रहा है क्या? ऐसा कुछ है? नहीं, इसमें मैं नहीं मानता। टैक्स पे इंपैक्ट आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये अब हम ऐसे पड़ाव पे खड़े हैं जहां पे डिसीजन लेने की नीड थी। आप ये सोचिए, बहुत बड़े बदलाव, सबसे बड़े बदलाव कब किए गए थे? जब ये वाली सरकार आई थी, उन्होंने 2014 में इतने टैक्स एडवांटेज दिए थे। उसके बाद कई सालों तो कुछ खास एडवांटेज नहीं दिया। इन्होंने लास्ट ईयर जरूर 7 लाख तक की लिमिट करी। आप सोचिए 2014 से 2025 में हम लोग 2.5 लाख से हम 12 लाख तक टैक्स फ्री इनकम तक पहुंचे हैं हम लोग। आप बाकी कंट्रीज को देखेंगे तो कुछ ऐसा नहीं है कि सरकार ने अपना खजाना लुटा दिया, सरकार ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। सरकार
ने बहुत सोच समझ के ये प्लानिंग के साथ ही ये डिसीजन लिया है। इसमें दो एस्पेक्ट हैं कि डिसीजन क्यों जरूरी था और इस डिसीजन का इम्पैक्ट क्या है। तो हम पहले इम्पैक्ट की बात करते हैं। सरकार का 9 महीने का ग्रोस टैक्स कलेक्शन, डायरेक्ट टैक्स की बात करूं मैं, इनडायरेक्ट टैक्स की बात ही नहीं कर रहा अभी मैं, ग्रोस टैक्स कलेक्शन है लगभग 20 लाख करोड़ रुपए 9 महीने का। नेट टैक्स कलेक्शन है रिफंड के बाद ये बनता है 17 लाख करोड़ का 9 महीने का। अगर हम लोग इसको 12 महीने तक लेके जाते हैं तो ग्रोस टैक्स कलेक्शन हमारा बनता है 25 से 27 लाख करोड़ के बीच में, ठीक है। और जो हमारा नेट टैक्स कलेक्शन बनेगा वो भी 20 लाख करोड़ से कहीं ना कहीं ज्यादा निकल के आएगा। और जितने भी ये बजट प्रपोजल्स हैं उसका इंपैक्ट सिर्फ 1 लाख करोड़ का है। तो आप मानिए कि गवर्नमेंट ने सिर्फ अपने डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का 5% उन्होंने इकोनॉमी की तरफ करके दिया है, और ये भी तब के जब फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में है। उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर उतना ही है, उनके सारे एक्सपेंडिचर उतने हैं, उनका फिस्कल एक्सपेंडिचर 4.9 से घट के 4.8 आया। तो आज के डेट में इकोनॉमी की नीड थी कि थोड़ा सा पैसा लोगों के हाथ में पहुंचाया जाए कि उनके पास डिस्क्रिशनरी इनकम आए, वही पैसा जब मार्केट में इन्वेस्ट होगा वही पैसा टैक्सी फॉर्म में घूम के आएगा। आप ही देखिए, हम लोग पिछले बजट तक 6.5% की दर से हमारी इकोनॉमी बढ़ रही थी, अब वो घट के 6 से नीचे आई। क्यों नीचे? लोगों के हाथ में पैसा नहीं था। ठीक है, तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा जिसको हम लोग डिस्क्रिशनरी इनकम और डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। ठीक है, वही पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होगा और उसी से हमारी इकोनॉमी वापस से अपनी ट्रैजेक्टरी में एंटर कर पाएगी। जी बिल्कुल। हम इस पर अभी फिलहाल यहाँ रुकेंगे विराम के लिए, क्योंकि ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो प्रोफेसर अश्विनी महाजन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके साथ इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम बार बार कहते हैं कि इस टैक्स के जरिए या ये जो बजट आया है उसके जरिए मध्यम वर्ग की बल्ले बल्ले है, तो आखिर कैसे। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बात करेंगे आज के विशेष की। आज का हमारा यही विशेष है और हमारा विशेष है आज टैक्स में छूट, मध्यम वर्ग को सीधा फायदा। टैक्स में छूट, मध्यम वर्ग को सीधा फायदा। हमने आपको दिखाया अपने खास मेहमान नवीन वाधवा के जरिए, जो कि टैक्स एक्सपर्ट है। उन्होंने भी इस बात को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया। और हमारे साथ एक और खास मेहमान प्रोफेसर अश्विनी महाजन जुड़ चुके हैं, इकोनॉमिक एनालिस्ट है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर महाजन, बहुत स्वागत है। और अभी जिस तरह से वाधवा जी ने भी एक्सप्लेन किया और बताया कि आखिर ये जो टैक्स की जो छूट है किस तरह से सीधे सीधे मध्यम वर्ग को फायदा पहुंचने वाला है, इसके बारे में हम आपसे ये समझना चाहेंगे। बात चर्चा ये हो रही थी कि भाई जब टैक्स में इतना ज्यादा छूट दिया जा रहा है तो आखिर सरकार जो तमाम दूसरी योजनाएं हैं उसको कैसे पूरा कर पाएगी? क्या उस पर किसी तरह का कोई अंकुश तो नहीं लगने वाला है? देखिए, जैसा बताया कि सरकार की जो आमदनी है डायरेक्ट टैक्सेस से वो काफ़ी ज़्यादा है। कुल मिलाकर के इकोनॉमी बूम कर रही है और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों ही काफ़ी बढ़ रहे हैं। अब रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन भी हो रहा है, ये सब देख रहे हैं। इसके चलते सरकार के पास एक संभावना थी और ये भी हम देख रहे हैं कि पिछले साल हमने 4.9% फिस्कल डेफिसिट प्लान किया था, बजट किया था, और उसको भी हमने 4.8% पर ला के खड़ा किया है। और इस आगे आने वाले साल में ये जो फिस्कल डेफिसिट है उससे भी आधा प्रतिशत कम, यानी 4.4% पर 4.4% पर वो फिस्कल डेफिसिट आ गया है। ये दिखा रहा है कि एक तरफ हम जो कैपेक्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है, उसमें हमें कोई गिरावट नहीं है बल्कि उसमें वृद्धि हुई है। दूसरी तरफ जो सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर्स हैं, चाहे वो एजुकेशन है, हेल्थ है, सभी में वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही साथ सरकार विकास के लिए जो आवश्यक है, जैसे हमने देखा कि
टैरिफ्स कम किए हैं जी, के माध्यम से कैंसर की दवाइयां सस्ती की हैं और बाकी सब चीजें की हैं, उसमें भी छूट दी है। ये तभी संभव होता है जब अपना सरकार जो है मोस्ट एफिशिएंटली कुशलता पूर्वक अपना खर्च करती है। और सरकार ने इसके माध्यम से, यानी एक तरफ 1 लाख करोड़ रुपए का जो बेनिफिट दिया है, उससे सरकार की यह भी अपेक्षा है कि 1 लाख करोड़ रुपए का बेनिफिट दिया जरूर है, लेकिन इससे और इसके साथ दूसरे जो कदम उठाए हैं, लगभग 10 लाख करोड़ रुपया इकोनॉमी में एक्स्ट्रा आएगा, ऐसा अर्थशास्त्रियों का मानना है। तो ऐसे में ये जो 10 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा आएगा मार्केट के अंदर, उसके कारण जो स्पेंडिंग बढ़ेगी, उसके कारण जो कंपनियों का सामान ज्यादा बिकेगा, लघु उद्योगों का सामान ज्यादा बिकेगा, उसके कारण जो जीएसटी कलेक्ट होगा, उस एक मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है इकोनॉमी में आएगा। तो ये जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है, ये जो जैसे बात आई कि हमारे सामने एक बड़ी समस्या थी कि पिछली 2 तिमाहियों में हमारा जो जीडीपी की ग्रोथ रेट थी वो कम रह गई थी। की ग्रोथ रेट को भी बढ़ाना था और साथ ही साथ मध्यम वर्ग के बारे में ये बार बार ये बात आ रही थी कि ये सरकार मध्यम वर्ग का ध्यान नहीं रख रही है। मध्यम वर्ग जो है वो टैक्स पे करता है, खासतौर पे जो सैलरीड क्लास है। यहाँ पर मैं भी रेखांकित करना चाहता हूँ कि जो 12 लाख है सैलरीड क्लास के लिए, वो 12,75,000 है। जी 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 75,000 रुपया और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो भी साथ में शामिल हो जाता है। एक लाख करीब 8,000 रुपए तक की आमदनी पर कोई टैक्स ना होना, ये बड़ा एक बूस्ट देता है इकोनॉमी को। और मुझे लगता है कि सरकार ने किसी भी तरह से कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, खर्चे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और ये जो पिछले साल जो बजट था, मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि पिछले साल का बजट 47 लाख करोड़ रुपए का था। इस बार 50 लाख करोड़ रुपए का बजट है, यानी 3 लाख करोड़ रुपया हमने बजट का साइज भी बढ़ाया है। एक तरफ हमने फिस्कल डेफिसिट काबू में रखा है, दूसरी तरफ हमने एक्सपेंडिचर को लगातार वहीं बनाए रखा है, डिफेंस पर एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, बाकी सब चीजों पर एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, हमने राहत भी दी है टैरिफ्स में। उसके बावजूद भी ये संभव हो पाया है, तो ये सरकार की कुशलता का ही एक प्रमाण है, सरकार की कुशलता का एक द्योतक है, परिणाम है। और जिस तरह से आपने कहा कि अब लखपतियों से भी टैक्स नहीं वसूल रही है सरकार, ये अपने आप में बेहद बहुत बड़ी बात है। फिलहाल आप दोनों लोगों का शुक्रिया। हमारे पास आज समय इतना ही है, चर्चा तो बहुत विस्तार से हो सकती है और ज़्यादा। प्रोफेसर अश्विनी महाजन, नवीन वाधवा जी, दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे दिव्य भव्य महाकुंभ की। पशुपालन हमारी परंपरा, विरासत और संस्कृति की पहचान रही है। पशुपालन को लाभकारी और उन्नत बनाने के उद्देश्य से पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार प्रत्येक 5 वर्ष पर पशुधन गणना करता है। इस बार अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 में होने वाली पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा एकत्रित किया जा रहा है। तो जब सरकारी कर्मचारी गणना के लिए आए तो उन्हें पशुधन की सही जानकारी दें। इससे पशुधन के लिए योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी, पशुओं की नस्ल में सुधार होगा और मजबूत होगा आपकी आमदनी का आधार। आपके सहयोग से भारत बनेगा 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश। मेरे पशु, मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो, गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात दिव्य भव्य महाकुंभ की।
प्रयागराज महाकुंभ में बसंत पंचमी के मौके के लिए अमृत स्नान पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इसे देखते हुए मेला प्रशासन हर तरह से सतर्क है और स्नान की पूरी तैयारियां भी कर ली गई हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे स्टेशन और बस मूवमेंट के विशेष इंतजाम किए गए हैं। स्नान घाटों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, साथ ही डीप वाटर बैरिकेडिंग लगाई गई है। श्रद्धालुओं के आने जाने का मार्ग निर्धारित किया गया है। पुलिस के जवानों को चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है। पूरे मेले की सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देश हैं कि मेला क्षेत्र में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए महाकुंभ क्षेत्र के लिए विशेष प्लान बनाया जाए। बसंत पंचमी के अवसर पर होने वाली अमृत स्नान पर किसी को कोई असुविधा न हो, इसके लिए बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर ऑपरेशन 11 से क्राउड मैनेजमेंट किया जा रहा है। सीएम योगी के निर्देश पर महाकुंभ के तीसरे अमृत स्नान के लिए स्पेशल प्लान बनाया गया है। श्रद्धालुओं के लिए वन वे रूट रहेगा। जो पांटून के पुल हैं उस पर कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसकी पूरी तैयारी की गई है। त्रिवेणी के घाटों पर अत्यधिक दबाव को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। वन वे रूट पर सख्ती से अमल कराया जाएगा। वो जो वन वे रूट होगा, हर प्रमुख क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था सख्त की जाएगी। फाफा मऊ पुल और पांटून पुलों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ रेलवे स्टेशन और बस मूवमेंट के विशेष इंतजाम किए गए हैं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता जो इस वक्त बने हुए हैं हमारे साथ, उनके साथ जुड़ते हैं। देखिए 3 हमारे संवाददाता टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, अश्विनी मिश्रा, विकास सिंह और सिद्धार्थ महाजन। और अश्विनी, सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करेंगे। समय हमारे पास कम है, लेकिन उसके बावजूद हम चाहेंगे कि आप हमको बताएं कि किस तरह से जो पिछला मौनी अमावस्या का स्नान था उससे बेहतर तैयारी इस बार की गई है। किसी भी तरह का कोई दिक्कत, कोई परेशानी और कोई घटना ना होने पाए, इसके लिए क्या तैयारियां हैं? निश्चित तौर से निखिल, हम दृश्य भी दिखाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से अनवरत लोगों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। वसंत पंचमी का पूर्ण स्नान, अमृत स्नान कल निर्धारित है। कल मौनी अमावस्या को जो खलल पड़ी थी, जो स्थितियां बनी थी, तो सांकेतिक रूप से और अन्य तरीके से अखाड़ों में स्नान किया था। 11 बजे के बाद से अखाड़ों में स्नान किया था, लेकिन जो पूरा विराट वैभव अखाड़ों के स्नान का दिखता है वो कल एक बार फिर दिखेगा जब वसंत पंचमी का अमृत स्नान पर लोग यहाँ पर आएंगे। व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो कोई भी कोर कसर व्यवस्था, शासन प्रशासन अपने स्तर से नहीं कोई कोर नहीं छोड़ रहा है। सारे इंतजाम किए गए हैं और जो SOPs थी, आने जाने के मार्ग जो निर्धारित थे, जो मेले को नो व्हीकल जोन बनाया जाना था, वो बहुत ही कड़ाई से इस समय उसका अनुपालन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं एक भी गाड़ियां आपको इस पूरे मेला क्षेत्र में नहीं दिखेंगी। लोग केवल और केवल पैदल चल रहे हैं। अगर गाड़ियां चल रही तो वो केवल पानी छिड़काव के लिए या फिर प्रशासन की गाड़ियां। और उसके अलावा पूरी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए AI का जो इस्तेमाल, तकनीक का इस्तेमाल और अन्य चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा था। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है कि किन किन क्षेत्रों में कंजेशन हो सकता है, किन किन क्षेत्रों में भीड़ आ सकती है। तो ये पूरे के पूरे क्षेत्र को आप समझिए कि 12 किलोमीटर का विस्तीर्ण क्षेत्र है। मौनी अमावस्या के बाद अब सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्नान कल है, तो लोगों को फाफा मऊ से लेकर अरेल घाट तक बने अनेकों पुलों पर, अनेकों घाटों पर, अनेकों स्थानों पर स्नान करने के लिए सलाह दी गई है। और ये भी सलाह दी गई कि संगम दोष पर कम से कम कंजेशन रहे और पूरी व्यवस्था की गई है। पूरा मुकम्मल इंतजाम है। निखिल, ठीक है अश्विनी, बिल्कुल आपने बताया कि पूरी इंतजाम किया गया है। विकास, आपसे समझना चाहेंगे, जो पिछली घटना हुई उसके बाद से आपको उत्साह में, कहीं श्रद्धालुओं के उत्साह में कमी नजर आ रही है, या उसी तरह का अभी भी उत्साह, उसी तरह बम बम बोले और गंगा मैया की जय के जयकारे आपको सुनाई पड़ रहे हैं? बिल्कुल, अगर उत्साह में कमी आती तो इतने सारे श्रद्धालु ना आते। निखिल, आपको बता दूं कि 34 करोड़ 90 लाख लोग आज तक स्नान कर चुके हैं और अभी 24 दिन महाकुंभ में बाकी हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कितनी संख्या में आएंगे। अनुमान किया जा रहा था कि 40 करोड़ के आसपास लोग यहाँ आएंगे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। सनातन का सबसे बड़ा धार्मिक पर्व है ये, निश्चित रूप से दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक धार्मिक पर्व संगम नगरी में हो रहा है, प्रयागराज में हो रहा है, और इसमें हर व्यक्ति अपनी भागीदारी करना चाहता है। 144 साल बाद यह संयोग बना है इस महाकुंभ में, और इस संयोग में आत्मसात करने के लिए धार्मिक सनातन धार्मिक आध्यात्मिक परंपरा को लोग यहाँ पर पहुंचे चले आ रहे हैं, दूर दूर से चले आ रहे हैं। तकरीबन 9 बज रहे हैं, लेकिन हजारों की संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु
संगम तट पे पहुंच रहे हैं। अनुमान ये है कि 5 करोड़ श्रद्धालु कल स्नान करेंगे। विकास, मैं कह रहा हूं कि अपने जो कैमरा सहयोगी हैं उनसे रिक्वेस्ट करिए कि पीछे के कुछ दृश्य भी दिखाएं। आपके साथ भी तमाम सारे लोग खड़े हुए हैं, सबको दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से हम उन लोगों से बात भी करना चाहेंगे, थोड़ा सा जगह दे दें, बाकी लोग भी आते रहे और वो दृश्य भी दिखाएं जो कितनी बड़ी भीड़ आ रही है। आप कहां से आए हुए हैं? हम हिमाचल से आए हुए सर। कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप कहां से आए हैं? हम नागपुर महाराष्ट्र से आए हैं। कैसा लगा यहाँ? काफी अच्छा लगा, एकदम अद्भुत अनुभव हमारा है। प्रशासन भी हमारा सहयोग अच्छी तरह से कर रहा है, ख्याल भी अच्छी तरह से रखा जा रहा है। ठीक है, स्नान है, आप लोग बड़ा सोच के आए? जी बिल्कुल, हम अमृत स्नान के लिए आए थे और व्यवस्था बहुत अच्छी है। हमारा स्नान भी पहले एक बार हो चुका है, अब हम कल फिर से करने जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बढ़िया। व्यवस्था ठीक है इस तरह। ठीक है विकास, आपने जो फील दिया है वो आम लोगों के साथ में आप खड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया। सिद्धार्थ, किस तरह की फील आप ले पा रहे हैं, क्योंकि लगातार जब बात हो रही है कि कल अमृत स्नान है, वसंत पंचमी है, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ आप हमको बताएंगे बसंत पंचमी के अवसर पर सरयू के घाट से, माफ कीजिएगा गंगा के घाट से या त्रिवेणी के घाट से? बिल्कुल निखिल, जिस तरीके से यहाँ पर माहौल है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता और बहुत दूर दूर से, जैसे कि मेरे सहयोगी विकास ने और भी लोगों ने बताया आपको, अश्वनी ने बताया आपको कि लोग यहाँ बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, करीबन 20-20, 25-25 किलोमीटर पर अपने सिर पर सामान रखे आ रहे हैं और उनके मुंह से और कुछ नहीं, हर हर गंगे और जय श्री राम, यही हमें सुनने को मिल रहा है। बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। मैं इस वक्त काली मार्ग पर हूँ और ये वो मार्ग है जहां से लोग आ रहे हैं और त्रिवेणी संगम की तरफ जाएंगे। तो बहुत ही उत्साह का माहौल है। टेम्परेचर यहाँ पर पहले से थोड़ा बेटर हुआ है और थोड़ी सी गर्मी बढ़ी है, लेकिन उसी के साथ साथ लोगों का एंथुसियाज्म जो है, लोगों का उत्साह जो है वो भी बहुत बड़ा है। अपने मुंह पे बस मुस्कान लिए लोग चलते चले जा रहे हैं, क्योंकि एक श्रद्धा है, एक श्रद्धा है जो उन्हें जोड़ के रखती है। देखिए, और ये कुंभ है, ये महाकुंभ 2025 है, ये दिव्य भी है, ये भव्य भी है, ये डिजिटल भी है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज देखने को मिल रहा है, बहुत ही। बिल्कुल सिद्धार्थ, आप भी बहुत उत्साहित हैं, श्रद्धालु भी बहुत उत्साहित हैं। हमारे पास समय नहीं है, हम अगले बुलेटिन्स में और आगे हम जरूर दिखाते रहेंगे ये सारे दृश्य आप लोगों के साथ में। फिलहाल आप तीनों लोगों का बहुत शुक्रिया। और ये थी न्यूज़ नाइट के अब हम अंत में आ चुके हैं, लेकिन आपको दिन भर की कुछ और खबरों के साथ छोड़े जाएंगे, जिनको आप देखिए फटाफट अंदाज में, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। भगवान बद्री विशाल धाम के कपाट खुलने की तिथि तय हो गई है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को सुबह 6 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। वक्फ संशोधन विधेयक की समीक्षा के लिए गठित संसद की संयुक्त समिति की रिपोर्ट 3 फरवरी को लोकसभा में पेश की जाएगी। उत्तर प्रदेश